हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल तथा हमारे सिविल इंजीनियरिंग एई और जेई चैनल पे। तो बेटा काफ़ी टाइम के बाद आपको सिविल में वीडियोस देखने को मिलने वाली है। और जैसे कि हमारे पास में आपको पता है उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के फॉर्म आए हुए हैं। उसमें हम लोगों का इलेक्ट्रिकल के भी ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। साथ ही साथ में हम सिविल इंजीनियरिंग में अपने साथ एक सर हमारे साथ में जुड़े हैं जिनको पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। वो आपको बताएंगे कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग का जो इसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर में उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो फॉर्म आए हैं किस तरह से क्रैक किया जाएगा। जैसे बेटा स्टूडेंट्स आप सभी ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया है, वैसे ही आप लोग सर को भी बहुत सपोर्ट करेंगे, आई होप। और अभी ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। 2-3 लेक्चर्स के बाद सर आप लोगों को लाइव सेशन यहाँ पे लेंगे, इसके बारे में बताएंगे भी। और अभी मैं सर को बुलाना चाहूँगा आगे, वो अपने बारे में बताएंगे आप लोगों को थोड़ा, और किस तरह से ये एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इसका एग्ज़ाम का सिलेबस है, किस तरह से सर आप लोगों को हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी बातें आप लोग सर से जानेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को। हाय स्टूडेंट, मैं वेलकम करता हूं आपका ईएडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं स्वतंत्र कुमार, मैं आपके सिविल इंजीनियरिंग की सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा यहां पर। जैसा आपको पता है कि यूके पीएससी का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और आपने फिलअप भी कर दिया होगा। तो आज हम उसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल वे में देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है और कब तक तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, कि ताकि हम जो है जो वैकेंसी आई है उसमें से अपना एक सीट अपना कंफर्म कर सकें हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसके सिलेबस में कौन सी चीजें ज्यादा वेटेज की हैं, कौन सी कम वेटेज की हैं, किसको कितना ध्यान देना है और कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी बातों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी आई हुई है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो इसका टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है आपका 103, 103। ये टोटल 103 पोस्ट है जो आपको यूकेपीएससी के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दिया गया है। तो आपको हर एक को तो एक ही सीट से मतलब है, तो आपको एक सीट यहां से आपको लेना है हर एक स्टूडेंट को। तो हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे हमको जो है इस वैकेंसी को क्लियर करना है। तो हम चलते हैं सीधा इसके सिलेबस पर कि इसका सिलेबस है क्या। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है दो 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 पार्ट है यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस के, जिसमें पहला है, फर्स्ट है आपका सामान्य हिंदी और दूसरा है जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज किया होगा। ये दो दो आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या है। जैसे हम बात करें अगर, तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी की बात करें तो इसमें टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस है और ये हैं आपके 100 मार्क्स के। और जो टाइमिंग दी हुई है वो टाइमिंग है आपकी 2 आवर्स की। और जो आपके सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, जो आपका डिपार्टमेंटल है, उसमें है टोटल 150 क्वेश्चन और ये है टोटल 300 मार्क्स का। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है आपका। और इसके लिए जो टाइमिंग आपको अलॉटेड है वो टाइमिंग है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का ये रहेगा आपका। तो कुल मिला के आपको जो है यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 250 क्वेश्चंस और टोटल जो मार्क्स हैं वो है आपका 400 मार्क्स। ठीक है, अब इन्हीं इन्हीं 400 मार्क्स को हमने
कवर करना है और इन्हीं की पढ़ाई करनी है। तो जहां तक बात है हिंदी की, हिंदी के लिए ईएडी प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे टीचर उपलब्ध हैं जो आपको पूरी हिंदी इसका जो है कवर कराएंगे, जिससे आप ये 100 मार्क्स में मैक्सिमम जितना मार्क्स हो सकता है आप गेन कर सकते हैं। और बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग का जितना पोर्शन है उसे हम कवर करेंगे और उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या रहता है, क्या रहेगा। पहले सिलेबस समझ लेते हैं, फिर उसको कैसे फॉलो करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखिए और यहां पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर किया जाएगा। जैसे आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखिए तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ डिटरमिनेट बीम, बीम यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, बेटिस एंड कैस्टिग्लियानो थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, फ्रेम एंड ट्रस, एरिया मोमेंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ आर्चेस, सस्पेंशन ब्रिज एंड देयर डिजाइन। आप यहां पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक चीज और नहीं दिया हुआ, आईएलडी नहीं दिया हुआ। यहां पर आईएलडी नहीं दिया हुआ, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है, ये अच्छी बात है, सिलेबस थोड़ा कम है। अब यहां पे बात करें कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो होता क्या है कि जो इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ डिटरमिनेट बीम दिया हुआ है वो ज्यादातर करके हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बाद पढ़ लेते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे कि हम जब इसको कवर करेंगे तो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंबाइन करके पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ खत्म करेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आप डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, मोहर सर्किल स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेन, कंबाइंड स्ट्रेस। फिर उसके बाद है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इलास्टिक थ्योरीज ऑफ फेल्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग ऑफ बीम्स, शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, सिंपल मेंबर्स, कॉलम, बकलिंग एंड स्टेबिलिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये आपका सिलेबस था, आपका जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मिला के। तो हम जो डील करेंगे, हमारी डीलिंग चलेगी स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंबाइन करके चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वे की, सर्वेइंग की। सर्वेइंग में जो है आप देखिए तो सर्वेइंग में आपका जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, मेजरमेंट ऑफ यूजिंग जीपीएस, लेवलिंग, कंटूरिंग, ट्रावर्सिंग, एडजस्टमेंट, सर्वे डाटा, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कर्व्स, application of remote sensing and GIS civil engineering, estimation and quantities of various types of construction, building construction, road construction, analysis of rates, preparation of tender, specification and contract document, building layout। तो अगर हम सर्वे को देखें, जो सर्वेइंग का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, ये सर्वेइंग के सिलेबस में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इंक्लूड कर रखा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला के ये पूरा सर्वेइंग का यहाँ पर सिलेबस ये दे रखा हुआ है, ठीक है। तो और एक चीज और देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए रिमोट सेंसिंग भी है आपको एक्स्ट्रा पढ़ना। रिमोट सेंसिंग जनरल वैसे नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस भी पढ़नी है, ठीक है। तो इसको मिला के ये पूरा सर्वेइंग का सिलेबस दिया हुआ है। अब बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसमें देखिए इसमें होते क्या है कि आपके जो बिल्डिंग मटेरियल के ये जो पूरा सिलेबस जो पूरा मिला के एक सब्जेक्ट पूरा बनता है, ये होता है मेनली 3 पार्ट में। एक होता है बिल्डिंग मटेरियल, और एक होता है आपका जो है
बिल्डिंग कंपोनेंट्स, बिल्डिंग कंपोनेंट, और होता है एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और एक पार्ट होता है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये चारों चारों पोर्शन मिला के जो है पूरा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का जो सिलेबस तैयार होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है यहां पर, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल स्टोन, ब्रिक, टाइल्स, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट, स्टील, वुड, ग्लास, पेंट, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रेनफोर्स्ड एंड फाइबर रेनफोर्स्ड सीमेंट, कंक्रीट, फेरो सीमेंट, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल। इतना अगर पोर्शन हम बात करें तो ये पोर्शन आपका जो है ये है आपका बिल्डिंग मटेरियल, इतना पोर्शन है आपका बिल्डिंग मटेरियल। फिर उसके बाद हम बात करें, इतना पोर्शन हम बात करें तो ब्रिक, स्टोन मशीनरी, ब्रिक बॉन्ड, टाइप्स ऑफ वॉल, लिंटेल एंड आर्चेज, फ्लैट एंड पिच्ड रूफ, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, डैम प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग, एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, सेंटरिंग एंड शटरिंग, स्टेयर एंड लिफ्ट एंड डोर्स, विंडोज, लोड बियरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग bylaws, aspects, modern building planning, eco-friendly green building, anti-corrosive treatment, wood and varieties of and uses। तो यहां पर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका बिल्डिंग कंपोनेंट का, बिल्डिंग कंपोनेंट का। बिल्डिंग कंपोनेंट। फिर बात करते हैं ये जो पोर्शन, अब अगला पोर्शन देखते हैं इसमें, ये वाला, ये है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कह लीजिए आप उसको, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यानी यहां पर जो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का जो 4 पोर्शन हमने आपको दिखाया था, 4 एस्पेक्ट्स दिखाए थे वहां पे, इसमें केवल 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है बिल्डिंग मटेरियल, और एक बिल्डिंग कंपोनेंट, और एक आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये तीनों मिला के आपको पढ़ना है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको ये 3 चीजें आपको यहां से पढ़नी है बिल्डिंग मटेरियल से। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ऑफ फ्लो, इक्वेशन एंड मोशन, एनर्जी मोमेंट एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बर्नौली इक्वेशन, फ्लो मेजरमेंट इन पाइप्स एंड ओपन चैनल्स, डायमेंशन एनालिसिस एंड सिमुलेट्स, इंट्रोडक्शन टू बाउंड्री लेयर, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, स्टोक्स लॉ, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ पंप्स एंड टर्बाइंस। ठीक है, तो ये आपका जो है जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का। आप इसमें ध्यान देंगे तो यहां पर ओपन चैनल फ्लो पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया हुआ है, यानी हाइड्रोलिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया हुआ। इसने जितनी भी बात की है वो सारी की सारी पाइप फ्लो के अंदर की बात की है। एक जगह पे ओपन चैनल फ्लो की बात हुई है, ओपन चैनल। तो ओपन चैनल जैसे कि आपका जितने भी वियर और नॉच आ जाएंगे तो वो यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको फ्लूइड मैकेनिक्स ही इस पूरे सिलेबस में डील करना है। तो अब बात करते हैं अगला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका सॉइल मैकेनिक्स है। सॉइल मैकेनिक्स में आप देखिए सॉइल एंड सॉइल मास कंस्टिट्यूएंट वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। तो लगभग आपका जो सारा सब्जेक्ट है, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिलरिटी हो गई, और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रेशर कोफिशिएंट हो गया, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो गया,
ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन हो गया। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें फाउंडेशन को इंक्लूड करना है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गए, बियरिंग कैपेसिटी हो गई, सेटलमेंट हो गया, फील्ड टेस्ट हो गए, पाइल हो गया, और एक्सपेंसिव सॉइल हो गया, स्वेलिंग हो गई, और डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड टनल हो गया। तो आपका सॉइल में पूरा का पूरा वास्ट सिलेबस है, पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस होता है सॉइल में आप यहाँ पढ़ते हो, वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास 3 मोड है, एयर, वाटर और लैंड। तो हम बात कर यहां पर, अगर आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस में आपका जो है लैंड से 2 तरह का, एक हाईवे है और दूसरा रेलवे है। और एयर का भी आप देखेंगे तो एयर का भी पार्ट इंक्लूड किया हुआ है। यानी आप देखिए तो हाईवे, फिर उसके बाद यहां पर देखिएगा रेलवे इंजीनियरिंग, और फिर यहाँ पे एयर वाला, यानी एयरपोर्ट एयर साइट सिलेक्शन है। तो आपको कहने का मतलब है कि आपको वाटरवेज नहीं पढ़ना है, आपको एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उन्हीं दोनों को डिस्कस करना है। यानी हाईवे को डिटेल में पढ़ना है, रेलवे को पढ़ना है, और एयरपोर्ट एंड हार्बर, एयरपोर्ट को पढ़ना है, हार्बर नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है आपका 3 पार्ट में वैसे बढ़ता है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो आप देखिए तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और पॉल्यूशंस। तो आप यहां पे ध्यान दें तो आपको जो आपका देखिए वाटर सप्लाई एंड डिमांड्स, ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस जो है आपका देखेंगे तो यहां तक पूरा जो है रॉ वाटर है, और ये सिलेबस आपका वेस्ट वाटर का है, और इतना पोर्शन आपका जो है पॉल्यूशंस का है। यानी आपका जो एनवायरमेंटल में है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। जितना सिलेबस होता है आप पूरा का पूरा सिलेबस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में IS 456 डील करनी है, और IS 1343। ये 1343 जो है ये प्री स्ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, RCC भी पढ़ना है। और RCC आपको पढ़ना है लिमिट स्टेट, और आपको पढ़ना है WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस। दोनों से पढ़ना है। लिमिट स्टेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, इसका वेटेज ज्यादा है, और प्री स्ट्रेस को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यानी RCC में भी पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो लिमिट स्टेट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिमिट स्टेट मेथड, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्रोविजन 1343 है ये आपका प्रोविजन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। तो ये प्री स्ट्रेस का डिजाइन भी आपको पूरा पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद आती है, बात करते हैं स्टील की। स्टील का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को देखें तो अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो है आपका वाटर रिसोर्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये पूरा का पूरा दोनों एक साथ इन्वॉल्व है सिलेबस। आप यहां पे देख लीजिए तो इतना जो पोर्शन है आपका, इतना जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है इरिगेशन है, और ये जो पोर्शन है ये आपका वाटर रिसोर्स है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इन पूरे सिलेबस को हम जो है डिटेल में डील करेंगे, और जितना भी हो सकता है हम ये सिलेबस को
जितनी भी अच्छी तरह से या सिंपल वे में हम देख सकते हैं उसको हम देखेंगे। और आप देखेंगे कि सिलेबस जो है, देखा आपने तो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा वाइड है सिलेबस को, तो सिलेबस को पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमको क्वालिफाई करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें अब हम क्या सकते हैं कि हमें ये इसका लेवल क्या रहने वाला है यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो लेवल होगा आपका, जो लेवल होगा वो लेवल रहने वाला है आपका, आप कह सकते हैं कि एई एग्जाम, और क्या कह सकते हैं कि आप ईएससी, और थोड़ा बहुत गेट लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो आपको फोकस करना है इनके लेवल्स पे, ईएससी और ये गेट पे। ठीक है, तो लेवल ये रहेगा। तो अब ये बात हो गई लेवल की कि इस लेवल के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो जब इस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो हमको क्वेश्चन को या फिर हमारे अपने कॉन्सेप्ट को जो थोड़ा सा डीप या डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो उस डीप और डिटेल में जाने के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास जो समय बचा हुआ, वो समय इस समय अगर हम बात करें तो लगभग 3 महीने का समय हमारे पास अभी रिमेनिंग है, हमें बचा हुआ तैयारी करने के लिए 3 मंथ के समय है। तो इसमें तो बहुत डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ इसमें इतना कर सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से अगर हम पढ़ा जाए, तो स्मार्ट अप्रोच से, तो ये सिलेबस जो है हम कवर कर सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात ये है कि अब इसको कैसे करना है, ये भी थोड़ा ध्यान दे दें कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। अब बात प्रिपरेशन की आती है, तो प्रिपरेशन जो है कोई एब्सोल्यूट चीज तो होती नहीं, ये स्टूडेंट वाइज वेरी करती है। एक स्टूडेंट के लिए कोई अलग तैयारी का मेथड काम करता है, दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई अलग तैयारी का मेथड काम करता है। लेकिन जहां तक अगर एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, तो ये चीज तो एब्सोल्यूट ही है कि हमको जो है कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस इन 3 चीजों पे तो फोकस करना ही करना है। आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एब्जॉर्व करना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करें या कब कौन सी चीज करनी चाहिए। तो आप ऐसे समझिए कि जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्व नहीं कर लेते, या जब तक पूरी थ्योरी को आप अच्छे से आप तैयार नहीं कर लेते, या पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अगर आप बिना तैयारी के चले जाएंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करेगा, तो आपका जो मन है वो मन लगेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना है। तो ये पहला नंबर पे इसको इसलिए रखा हुआ है मैंने। फिर उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट एब्जॉर्व कर ले, तो कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक कैरी करना है। कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं कि याद किया या समझा तो फिर भूल गए, कैसे समझा था कैसे याद किया था। तो उसके लिए आपका जो दूसरा स्टेप रहने वाला है वो रिवीजन आपको हमेशा रखना है। वो रिवीजन आप कितनी बार कर सकते उतनी बार करिए, जितनी बार कर सकते उतनी बार करिए। ये रिवीजन जितना ही ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट आपके साथ उतना ही देर तक बना रहेगा। ठीक है, अब जब आपका ये दोनों काम हो जाए तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। ठीक है, तब आप जितना भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये तीनों स्टेप आप क्या कर देंगे, स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। ये एक तरह से हायरार्की भी है, ऐसे ही आपको जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा जो स्टेप था ये हमने सब देख लिया। तो हमने अपना सिलेबस भी डील कर लिया और हमने अपना कॉन्सेप्ट भी जैसा समझना था, जिस तरह से तैयारी करनी थी वो भी समझ लिया। तो आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए थैंक यू।